चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, राइट। वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। अपना मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखें तो मॉड्यूल 2, जिसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन के 3 पार्ट वी हैव कवर्ड, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज वी हैव कंप्लीटेड, कंसाइनमेंट वी हैव कंप्लीटेड, जॉइंट वेंचर वी हैव कंप्लीटेड। आफ्टर दैट मॉड्यूल 3 वी हैव कंप्लीटेड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनल अकाउंट, एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल 4, जिसमें हम लोगों ने कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड कॉस्ट शीट एंड उसके कॉन्सेप्ट्स, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. Now we are going towards our basic part, that is chapter is depreciation. Now this is very important topic regarding your syllabus, but ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे लिए, ये हम लोगों ने बहुत बार पहले किया हुआ है, राइट। तो यही पार्ट फिर से एक बार अपन करने जा रहे हैं, बट द पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑफ एमसी, ठीक है। आप जब इंटर में जाएंगे तो इसी का पूरा क्वेश्चन हमें लिख के करने के लिए आएगा, जैसा 11th में आता था, ठीक है। अभी हम लोग फाउंडेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये पार्ट सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन का लिटरल मीनिंग है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू wear and tear, right. Reduction in the value of asset due to wear and tear. Reduction in the value of, the word is asset, and when we talk about asset, we are saying that ये asset कौन सा asset है? Fixed asset. Okay, depreciation is always charged on fixed assets. More specifically, if we say that depreciation is always charged on tangible fixed asset. डेप्रीसिएशन जब जब कभी भी चार्ज होगा, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन नॉट ओनली फिक्स्ड असेट, द वर्ड शुड बी टेंजेबल फिक्स्ड असेट. टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग एसेट को यूज करते हो, उस एसेट की वैल्यू कम कम होती जाती है। जैसे आप लोग कोई कार परचेज करते, जो कार हमने आज परचेज की है वो 10 साल बाद सेम देगी क्या रिजल्ट सर? नहीं। जाहिर सी बात है, जैसे 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 आप उसे यूटिलाइज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एसेट का यूटिलाइजेशन होगा और एसेट का वैल्यू अपने आप क्या होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा, बिकॉज ऑफ द यूज. जितना ज्यादा आप यूज करोगे, एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि उसका यूसेज खत्म हो जाएगा, राइट. और वही पार्ट होगा कि आप लोग वो एसेट को बेच दोगे एंड नया एसेट फिर से एक बार आपके पास आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज गोज ऑन. ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है. और इसीलिए आप लोगों को आपके एसेट के ऊपर आप कितना डेप्रिसिएशन लगाते हो, ये देखना बहुत जरूरी है. ये सारी चीजें प्रैक्टिकल सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो सारी चीजें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स. जैसे आपके एसेट का यूजेज, जैसे आपके एसेट का व्हाट वी कैन से परफॉर्मेंस, वैसे आपके एसेट का जो भी लाइफ है, लाइफ इज डिसाइडेड बाय द ओनर. एज अ स्टूडेंट जब आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया हुआ है, आपको डायरेक्टली एडजस्टमेंट आती है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 10%. बट सर इन प्रैक्टिकल सिनारियो, हाउ दिस 10% केम इनटू पिक्चर? 10% ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? ये 10% द ओनर इज डिसाइडिंग कि माई एसेट इज गोइंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, बाय टेकिंग अंडरस्टैंडिंग कि भाई इतने फैक्टर्स उसके पीछे है, और वो सारे फैक्टर्स को पकड़ते हुए हम लोग ये 10% के ऊपर आए.
तो हर साल अगर 10-10% खत्म होगा तो एसेट में भी 10 साल चलेगा और 10 साल के बाद एसेट को बेच देना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। तो सर मैं बात कर रहा हूं डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट एंड मोर स्पेसिफिकली द वर्ड इज टेंजेबल फिक्स्ड असेट। सर अगर टेंजेबल फिक्स असेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है तो इनटेंजेबल फिक्स असेट के ऊपर क्या लगेगा? इनटेंजेबल फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स तो है सर, डिप्रिसिएशन तो वर्ड सिर्फ टेंजेबल के ऊपर लगेगा। देयर आर सम इनटेंजेबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, these all are intangible assets sir। बट ये ऐसी चीजें हैं जो ऐसा नहीं है कि यूज करके, गुडविल यूज करके करके खराब हो गया सर फिर बाजू में रख दिया, नहीं। तो सर ये एक ऐसे ऐसा पार्ट है जिसमें आपका मे बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियां है, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सारी चीजें, या फिर आपका रेप्यूटेशन है। ऐसा रेप्यूटेशन यूज करके कम थोड़ी ना होता है सर। तो ऐसी चीजों के ऊपर जब आप लोग वर्ड यूज करते हो तो इनटेंजेबल फिक्स असेट्स के ऊपर चार्ज होता है अमोर्टाइजेशन। When we talk about tangible fixed assets, we can say that tangible fixed assets are charged by the depreciation. But intangible fixed assets के बारे में अगर हम लोग बात करें तो intangible fixed assets के ऊपर चार्ज होता है amortization। आर वी क्लियर? एकदम सिंपल सर। टेंजेबल के ऊपर आप लोगों का डिप्रिसिएशन, इनटेंजेबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन। There are some assets which are in the nature of wasting nature assets। There are some assets which are wasting in nature। वेस्टिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है सर? ऐसी चीजें जो आगे चल के क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। These are the assets which are maybe having a natural resource, oil, gas, ये जो सारी चीजें हैं ना सर, these all are having natural resource। तो ये नेचुरल रिसोर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो जाहिर सी बात है उनको कहते हैं वेस्टिंग इन नेचर। वेस्टिंग इन नेचर का मतलब होता है एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो ऑयल वेल्स का जो भी जितना भी ऑयल आप एक्सट्रैक्ट करोगे 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 एंड उसके एक टाइम के बाद ऑयल वेल्स ड्राई। तो सर ऐसा भी तो नेचर होता है। जैसे कोयले की खान है हमारे लिए, तो कोयले की खान से कोई भी आप लोग कोयला निकालते जाते हो एक टाइम के बाद कोयला खत्म हो जाता है। तो सर वो नेचुरल रिसोर्स है। ऐसा अगर पार्ट हमारे साथ आता है तो ऐसे नेचर को कहते हैं वेस्टिंग नेचर का। और ऐसे नेचर के एसिड के ऊपर चार्ज होता है डिप्लीशन। वर्ड्स अलग अलग है बट उनका काम वही, ठीक है। एसिड इज हैविंग अ वेस्टिंग नेचर तो वहां पे क्या लगेगा, डिप्लीशन। एसिड टेंजेबल फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन। इनटेंजेबल फिक्स एसेट, अमोर्टाइजेशन। तो सर नेचर सेम है, ठीक है, नेचर सेम है लेकिन उनके नाम अलग अलग है बिकॉज ऑफ देयर अलग अलग पार्ट। तो इसका वेस्टिंग नेचर है, इसका टेंजेबल है, इसका इंटेंजेबल। ये सारी चीजें अलग अलग है इसीलिए उनके नाम अलग अलग है लेकिन काम वही, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है सर एसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट इज वेरी गुड इन यूज बट द एसेट इज आउटडेटेड। आज के जमाने में मैं अगर आपको बोलूं कि आप कल से सब लोग बटन वाला फोन इस्तेमाल करेंगे, कोई भी टच स्क्रीन वाला फोन इस्तेमाल नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है सर फोन तो अच्छा है सर लेकिन इट इज आउटडेटेड। बराबर है, फोन में कोई खराबी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग वही छोटा वाला फोन यूज करते हैं जिससे फोन आता है, फोन रखता है, बस उसमें रेडियो चलता है।
राइट। तो ऐसे टाइप के फोन्स आज भी अवेलेबल है, लेकिन दीज फोन्स आर आउटडेटेड। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वो फोन आउटडेटेड है सर। और अगर आउटडेटेड चीज हमारे सामने आएगी तो उसे ऑब्सोलेट बोला जाता है। ऑब्सोलेट हो जाना मतलब क्या है कि काल बाह्य। जो आज के जमाने में जरूरी है ना सर, वो चीज वो लोग नहीं कर पाते। भले ही मैं कोई फोन यूज कर रहा हूं, वो कंडीशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अभी आउट ऑफ रेंज है अब। या आप लोगों की जो अभी मार्केट में चीजें चल रही हैं उस हिसाब से देखे तो वो उसको जो अप टू द मार्क उसमें परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर रहा। तो इसीलिए वो चीजें ऑब्सोलेट होती है। एंड टेक्नोलॉजी का वही है सर, आज एक टेक्नोलॉजी आप लोग लेंगे, कल वो पुरानी हो जाएगी। हमें बिल्कुल नहीं लगता था जब हम लोग सीखते थे सारी चीजें तो बटन के फोन से कभी टच स्क्रीन पे जाएंगे। हमारे टाइम पे ब्लैकबेरी नाम का जो कंपनी था वो मार्केट में इतना बूम करता था, राइट। तो उसमें ब्लैकबेरी के बटन्स वाले एकदम जबरदस्त फोन आते थे, एंड दे आर कॉल्ड बिजनेस फोन्स। बिजनेस वाले लोग ही वो यूज करेंगे। एप्पल का फोन आता था तो छोटा फोन आता था इतना सा, जिसमें राउंड कलर के ऐसे राउंड राउंड बटन्स हुआ करते थे। किसी को नहीं लगा था कि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति के पास आईफोन आ जाएगा आगे चल। देख रहे हो आप आज मार्केट में इतना सारा मार्केट है, सब लोगों के पास एप्पल का फोन आपको अवेलेबल दिख जाए, बिकॉज सर उतना मार्केट में उन्होंने फ्लोट किया, राइट। तो ये सारी चीजें सर ऑब्सोलेट होना मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे चीजें बदलती गई। हमारे टाइम पे महीने भर का 1 GB डेटा मिलता था, आज हमें 2 GB भी दिन का भी नहीं पुरता, राइट। तो ये क्या है सर, दिस इज ऑप्शनल्स। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड करेगी, आपका फोन अगर एडॉप्ट नहीं होगा भले ही वो अच्छा चलेगा लेकिन वो ऑब्सोलेट हो गया। समझ रहे। तो ऑप्शनल्स, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। तो ध्यान से अगर समझने वाली बात ये है कि टेंजेबल फिक्स असेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है। इनटेंजेबल फिक्स असेट के बारे में बात करें तो उसमें अमोर्टाइजेशन लगता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कौन सा वेस्टिंग नेचर का एसेट तो उसमें डिप्लीशन लगता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है सर डिप्रिसिएशन की। अभी यही कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी डिप्रिसिएशन क्या है ये समझा सर। डिप्रिसिएशन निकालने के देयर आर मेनी मेनी मेथड्स, राइट। तो जितने भी मेथड्स है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, वो सारे अगर मेथड्स में आपको बताऊं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर इनके अपने अपने नाम भी हैं, इनका अपना अपना अलग नाम भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज WDV मेथड, ये भी है। सर ये दो छोड़ के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। एन्यूटी मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। उसके साथ साथ आप लोग अगर देखोगे तो आगे प्रोडक्शन रन मेथड है। बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोर पॉपुलर अगर हम लोग देखें तो मोर पॉपुलर हमारे लिए ये दो ही मेथड आपको नजर आए, और यही दो मेथड को लेके आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है, एक बार देखते हैं। जस्ट मोमेंट। यस, स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे लिए क्या काम करेगा और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारे लिए क्या काम करेगा, ये समझना। तो ध्यान से समझिएगा। हाउ स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वर्क्स एंड हाउ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वर्क्स, ये एक बार देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम हमने क्या बोला, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड।
सर नाम में ही सब कुछ है। ओरिजिनल कॉस्ट इसका मतलब क्या है? सर डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑलवेज 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 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के ऊपर आई विल चार्ज डेप्रीसिएशन। एंड यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब सर ऐसा मेथड जो हमारा कैलकुलेट होगा हमारी माइनस करने के बाद आई हुई फिगर के ऊपर। मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से जो डिप्रिसिएशन माइनस होता है उसके बाद जो फिगर आती है ना सर, वो फिगर के ऊपर अगले साल का डिप्रिसिएशन निकाल। यहां जिस अमाउंट में तुमने एसेट परचेज किया उसी के ऊपर हर साल हर साल हर साल हर साल डिप्रिसिएशन चलता रहेगा। लेकिन यहां वैसा नहीं है सर। यहां जब हम लोग बात करेंगे तो रेगुलरली सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट, पहले साल का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। उसके ऊपर अगले साल का फिर से माइनस करेंगे, अगले साल का, जस्ट लाइक दैट ये प्रोसेस चलता रहता है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, द बैलेंस इज बीइंग रिड्यूस। सर बैलेंस हर डिप्रिसिएशन के बाद क्या हो रहा है? कम 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 हो रहा है, और जो बैलेंस कम हो रहा है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इसीलिए उसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, और यहां क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन ऐसे आप ड्रॉ करते हो जिसमें ना ही कोई अप है कोई डाउन, इसीलिए उसे ओरिजिनल कॉस्ट के। कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है सर? उसमें चेंजेस नहीं। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल नेवर बी चेंज। हर साल का डिप्रिसिएशन सेम होगा, सब्जेक्ट टू अगर आपने साल के बीच में परचेस किया है तो पहले साल का और बाकी के साल का डिप्रिसिएशन डिफर करेगा। लेकिन यहां डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा? सेम। लेकिन यहां हम लोग अगर बात करें तो डिप्रिसिएशन का जो भी रेट होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो क्या होते जाएगा? कम 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 होते जाएगा, बिकॉज द बैलेंस इज बीइंग रिड्यूस। जैसे बैलेंस कम होगा वैसे ही आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होगा? कम। ये ये समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल के तौर से दोनों चीजें समझा। सर एसेट का वैल्यू है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। डिप्रीसिएशन का रेट है 10%, ठीक है। एंड ऐसा समझिए कि एसेट लाइफ है 10 years। कैलकुलेट डिप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर। एकदम सिंपल वे से आपको बताता हूं, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का डिप्री निकालना है। सर जब मैं ओरिजिनल कॉस्ट के लिए बात करूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए सर सिंपल सिंपल पहले साल के लिए 1,00,000 वैल्यू है, उसके लिए 10% का डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, तो 10,000। ओके सर यहां पे क्या होगा? यहां पे आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम दे रहे। व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिनल कॉस्ट ना, तो सर हर साल 1,00,000 का 10%, 10,000 डिप्रिसिएशन, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। एंड जब वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा तो सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा। दैट इज 1,00,000 का 10%, दैट कम्स टू 10,000। एंड अगेन फॉर थर्ड ईयर 1,00,000 का 10%, दैट कम्स टू 10,000। The amount of depreciation will always remain same in original. After that, if we say यहां पे दूसरे मेथड में अगर मैं जाऊं तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन सर 1,00,000 इज द वैल्यू, 10% is the rate, 10,000 is depreciation. What is the WDV? 1,00,000
minus 10%, WDV is 90,000. The second year's depreciation is calculated on 90,000. That is 9,000. This is called reducing balance में. यहाँ क्या हुआ सर? The balance is being reduced by the amount of depreciation. एंड डिप्रिसिएशन की अमाउंट से अगर बैलेंस कम होता है तो जो कम हुआ बैलेंस है उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, दूसरे साल में 90,000 का 10%, 9,000. व्हाट इज द WDV सर? 90,000 माइनस 9,000, दैट इज 81,000. एंड व्हाट इज द थर्ड ईयर्स डेप्रिसिएशन? 81,000 का 10%, 8100. Are we clear, everyone? Yes. Now, if we say that, sir, the depreciation rate is given in this question, but if I want to calculate the rate of depreciation, ठीक है, and the rate is not given, when the rate is not given, रेट दिया हुआ नहीं है सर, और मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए वी हैव अ फॉर्मूला. तो सर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय estimated useful life. If the rate of depreciation is not given, then we can calculate by this formula. Sir, amount 1 लाख का एसेट है, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नील है, और एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल? 10 years. तो कितना हुआ? 10,000 every year. सी 10,000, यहां पे भी 10,000. हर साल 10,000 हजार मैं क्या करूंगा सर? माइनस करते ही चलूंगा. ठीक, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई. सर व्हाट इफ वी वांट टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? फॉर्मूला, रेट हमेशा परसेंट में होता है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय total cost of asset into 100. तो अमाउंट ऑफ डेप्री इज 10,000, एसेट का वैल्यू 1 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 10%. 10%. चेक करो. हाँ सर, आया अमाउंट वही. हाँ, बस सर यही आपको समझना है. मैंने क्या किया, समझ में आया? 10,000 is the amount of depreciation which is calculated on the value of asset, that is 1 lakh. 10,000 divided by 1 lakh into 100, that comes to 10%. Are we clear? तो इस प्रकार से आप लोग डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी निकाल सकते हो एंड रेट भी निकाल सकते हो. लेकिन ध्यान से समझिए, ये चीज किसके लिए है सर? स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मेथड के. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए फॉर्मूला इज डिफरेंट. क्लियर है एवरीवन? तो सर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. डेप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट जो आपको फाउंडेशन में है वो 2 मेथड क्लियर हो गए. अभी ये डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किस प्रकार की जाएगी ये भी तो समझना है. तो सर सिंपली हमें समझना है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. अभी अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन अगर हमें समझना है ना, तो अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में मैं बांट रहा हूं. एकदम ध्यान से समझिए, बहुत फुल प्रूफ चीज है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट. सर अकाउंटिंग को मैंने क्या किया है, 3 चीजों में बांटा. 3 चीजें कौन सी? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
is not maintained, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने नहीं बनाया। अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है कि नहीं, आप बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वैसे ही डेप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविजन बनता है, ठीक है। और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एसेट में से माइनस ना करते हुए स्पेसिफिकली लायबिलिटी में बताना। मतलब जो चीज आप लोग इस प्रकार करते थे, आप कैसे करते थे? एसेट लेस डेप्री आउटर कॉलम फिगर, बोलो आया ना? हाँ सर। आप ऐसा करते थे। हाँ। अभी ऐसा ना बताते हुए हमें कैसा बताना है मालूम है? इधर एसेट आउटर कॉलम, ये जो डेप्री है ना यहां लेके जाओ और उसको वर्ड बोलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन इज लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट साइड में चला गया। सर फर्क क्या हुआ? यहाँ पे 1000 था, यहां से 100 माइनस हुआ, यहाँ आउटर कॉलम हुआ 900, यहां मैंने 1000 लिखा, यहां मैंने 100 लिखा, फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग। मींस depreciation can be calculated by without preparing provision, with preparing provisions। मैं क्या बोला, समझ में आया? एकदम सिंपल चीज है, लेकिन समझ में आएगा तो ही, नहीं तो बहुत दिक्कत जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। तो सर व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, अभी नॉट मेंटेन है तो पहला बेसिक एंट्री सर, सबसे पहला एंट्री होता है एसेट परचेस। एसेट परचेस होता है सबसे पहले, तो एसेट जब परचेस होगा तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट तो कैश और टू कैश और बैंक। यस यस एवरीवन। यस सर। सर एसेट परचेस हुआ है, अभी एसेट परचेस हुआ, साल के एंड तक एसेट यूज हुआ। अभी वो साल के एंड तक एसेट यूज होने के बाद उस एसेट के ऊपर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द एसेट। तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्लीज बोलो एवरीवन। यस सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अभी डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, बरोबर? एसेट का रिडक्शन हुआ तो हमारे लिए लॉस है कि नहीं? तो लॉस अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो योर थर्ड एंट्री विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लीज बोलो। हाँ सर। यस। यस। ये हुआ मेरा पहला साल खत्म। ऐसे ही एसेट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलते ही जाता है, तो हर साल परचेस की एंट्री होगी क्या? नहीं। बट हर साल एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और वो डिप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा। एक साल ऐसा आएगा जिसमें आपको एसेट को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग एसेट को बेचोगे तो सर सबसे पहले तो एसेट सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो मे बी प्रॉफिट होगा, बेच के नहीं तो लॉस होगा, तो वो एंट्रीज हमें ट्रांसफर करनी है। तो देखो सर एंट्री कैसे होगा? एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक, पैसा आएगा ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सर एसेट बिक गया, एसेट बेच के आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, एसेट के डेबिट में। लॉस हुआ तो लॉस जाएगा पीएनएल के डेबिट में, एसेट के क्रेडिट में। प्रॉफिट होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ब्रैकेट में लिखता हूं प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। बोलो, इस प्रकार से बेसिक एंट्रीज चलती हैं। यहां क्या हुआ सर? क्या मैंने कोई प्रोविजन नामक चीज बनाई? नहीं बनी। अभी क्या होगा सर?
अगले पेज में मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation is maintained and no disposal account is maintained. क्या मैंने आपको डिस्पोजल अकाउंट बताया था? एसेट डिस्पोजल याद करिए, क्या हुआ करता था सर? डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता था, हम हमारा एसेट एसेट अकाउंट में से उठा के डिस्पोजल अकाउंट में डालते थे, फिर सारा सेल डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता था वो अकाउंट में होता था, और फिर एसेट बेच के डिस्पोजल अकाउंट टैली होके खत्म होता था। याद आ रहा है आपको? यस सर। यस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं प्रोविजन बना रहा हूं, लेकिन एसेट जो है वो डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू बिक नहीं रहा, एसेट अपने रेगुलर अकाउंट में ही सब कुछ उसका एडजस्टमेंट करके हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो पहला एंट्री सेम होगा, पहले एसेट परचेस होगा तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट तो टू कैश और बैंक। एसेट बिका सर, सॉरी परचेस हुआ सर, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज होगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसके बाद एसेट, अभी देखिए जनरली आप लोग क्या करते हो, डेप्रीसिएशन को P&L में डालते हो, लेकिन लेकिन यहां ऐसा नहीं। ये डेप्रीसिएशन के लिए आपको क्या करना है, ये डेप्रीसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में डालना है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। उनका बोलना क्या है, डेप्रीसिएशन को एसेट को ट्रांसफर ना करते हुए आप क्या करोगे, प्रोविजन को डालोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो एंट्री है हमारी ये गलत हो गई। डेप्रीसिएशन एसेट को ना चार्ज करते हुए मुझे कहां चार्ज करना है, प्रोविजन को। तो मेरी एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या हो रहा है सर, जब तक मेरा एसेट है ना, जैसे जैसे मेरा एसेट चलते जाएगा वैसे वैसे मेरा प्रोविजन बढ़ते जाएगा। शोले पिक्चर देखिए अभी, जब तक तेरी सांसें चलेंगी जब तक तेरे पैर चलेंगे, वो है ना कुछ डायलॉग, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांसें चलेंगी, ऐसा कुछ तो है ना। है नहीं, पिक्चर देखी जा रही। अगर वो पिक्चर देखी होती तो आपको ये समझ में आता था, जब तक मेरा एसेट चलेगा तब तक मेरा प्रोविजन बढ़ते चलेगा, जैसे ही मेरा एसेट बिका वैसे ही मेरा प्रोविजन का वैल्यू कम होता है। क्योंकि क्या हो रहा है सर, प्रोविजन मतलब वो जमा हो रहा है एक जगह, पहले साल का डेप्री, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 4 साल का डेप्री वहां पे जमा हो गया। अभी 5वें साल में एसेट बेचना है, एसेट तो वही अमाउंट पे आ रहा है। देखो मैंने आपको यहाँ पे जो बोला, यहाँ पे एसेट 1000 है, अगले साल में भी एसेट क्या है 1000, लेकिन यहाँ पे क्या है 200। अगले साल में भी एसेट 1000 है, यहाँ पे क्या है 300। अगले साल में भी एसेट 1000 है, यहाँ पे क्या है 400। लेकिन सर चौथे साल के बाद अगर एसेट बेचना है तो क्या एसेट की वैल्यू 1000 है? नहीं, एसेट की वैल्यू है 600 रुपए। आपको कैसे पता चला? सर आपने 1000 में से ये 400 का प्रोविजन हटाया ना, तो प्रोविजन क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से क्या होता है, कम होता है। तो आपको जितना भी प्रोविजन आप क्रेडिट 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 कर रहे हो ना, वहां से प्रोविजन को उठाओ और वो एसेट को जाके ट्रांसफर करो, बेचना है तब। जब तक तू बेचेगा नहीं तब तक वो प्रोविजन एसेट को जाएगा नहीं। जिस दिन तूने बेच दिया उस दिन तू ट्रांसफर करेगा पूरा प्रोविजन। बोलो है यस। तो सर यही चीज का मैं अकाउंटिंग बता रहा था। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन उठाया प्रोविजन में जाके रख दिया। डेप्रिसिएशन को आपको P&L में डालना है, मैं एंट्री पास करूंगा P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्री। बोलो भाई, ये ऐसा हुआ। अभी मेरे को एसेट बेचना है, एसेट बेचना है तो पहले एसेट WDV पे लाना पड़ेगा, और WDV पे कब लाएंगे, जब ये प्रोविजन निकाल के एसेट को ट्रांसफर करेंगे। बोलो यार। और अगर प्रोविजन को डालेंगे तो प्रोविजन हो जाएगा डेबिट, एसेट हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी
प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलो बोलो बोलो। ये करने के बाद एसेट आ गया WDV पे, अब बेच सकता है। अभी बेच दो, बेचने की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट बिक गया, बेच के क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, लॉस हुआ तो P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। लॉजिक के साथ एंट्री क्लियर हो रही है क्या? बोलो। हाँ सर। यस। ये हुआ आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, अभी तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सर, व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation is maintained and disposal account is also maintained। यहां क्या हो रहा है? अभी बताओ, यहां क्या हो रहा है? सर, यहां हो रहा है कि आप प्रोविजन भी बना रहे हो और एसेट जब बेचने की बारी आ रही ना, तो आप उठा के उसे कहां डाल रहे हो? डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है सर। तो बेसिकली एंट्रीज कौन से बदलेंगे? देखो, आप प्रोविजन बना रहे हो, पहला एंट्री सेम होगा क्या? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है भाई, एसेट पहले परचेज तो करो, तभी आगे कार्यक्रम होगा। यस। उसके बाद एसेट के ऊपर क्या चार्ज होगा? डेप्री। एंड डेप्री आपको एसेट के ऊपर चार्ज नहीं करना है, उसको अलग से रिकॉर्ड करना है प्रोविजन में। एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। एसेट के ऊपर का जो भी डेप्रीसिएशन था वो प्रोविजन में जाके घुस गया। अभी मैंने तीसरा जो डेप्रीसिएशन है उसको P&L में डाल दो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। सर, पहले तीन एंट्री में कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं, रेगुलर ही चल रहा है सर। अभी मेरे को एसेट बेचना है। ठीक है, अभी एसेट बेचना है तो जाहिर सी बात है, पहले एसेट को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? डिस्पोजल अकाउंट। तो आप क्या करोगे मालूम? आप पहले ये एंट्री पास कर लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले क्या कर लो, जब बेचने की बारी आएगी तो पहले प्रोविजन को एसेट में ट्रांसफर कर लो और एसेट को WDV पे ला लो। ठीक है, तो एंट्री सेम होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सर, मैंने क्या किया, एसेट को WDV पे लाया। अभी मैं क्या करूंगा, ये एसेट उठाऊंगा और डिस्पोजल में जाके रख दूंगा। एंट्री हो जाएगी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बोलो, आया ना? हाँ सर। मैंने उठाया एसेट और डिस्पोजल में रख के रख दिया, डिस्पोजल हो गया डेबिट, एसेट हो गया क्रेडिट। ठीक, अभी मैं बेचूंगा, सेल करूंगा तो एंट्री, जनरली एंट्री होती है कैश और बैंक टू असेट, लेकिन यहां क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बरोबर। हाँ सर। एसेट डिस्पोजल, सर एसेट बेचने के बाद आइदर प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू P&L। टू P&L एंड P&L अकाउंट डेबिट, अगर लॉस होता है तो टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। पूरा खेल समझा क्या? चेक करिए, ये आपके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों को कवर करने, देख लो पूरा का पूरा, फिर आगे जाते। डिप्रिसिएशन टू P&L डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। हाँ, मैंने गलती से तीसरा वाला एंट्री उल्टा लिख दिया, लिखता हूं।
हाँ शायद मैंने तीसरा वाला एंट्री अलग लिखा ना, गलत लिखा, उल्टा लिखा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्री ऐसा चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल। यस। बताइए, आर वी क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। ये पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। ओके। अभी सर इसी के ऊपर आपके एमसीक्यूज आएंगे। कॉन्सेप्ट हो गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, आपका जर्नल हो गया। अभी सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू अगर प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात करें तो किस पे आते हैं सर? एसेट बेच के आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये निकालने के ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते। ठीक है, तो उसी का पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है। आइए थोड़ा इसका एमसीक्यू वाला पार्ट देखें। चलिए, तो आपकी शीट में क्वेश्चन को कवर करते हुए देखते हैं। देखिए, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बहुत बार आके गया है एग्जाम में। डेप्रीसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट? गुडविल के ऊपर होता है क्या? यस सर। वर्ड इज डिफरेंट बट डेप्रीसिएट तो होता है ना, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, लैंड इज नॉन डेप्रीसिएबल एसेट। लैंड के ऊपर कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता। और इन्वेंट्री, स्टॉक के ऊपर कभी डेप्रीसिएशन सुना है? नहीं। तो क्या आंसर है? बोथ बी एंड सी। देखो क्या पूछा है उन्होंने, डेप्रीसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, लैंड और इन्वेंट्री, बरोबर ना? यस। जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है वो तो सिर्फ गुडविल है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बाकी की चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, उसके बाद ये वाला ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट। ऑब्सोलेंस की किसकी वजह से आप लोगों का डिक्लाइन होता है? इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में बदलाव होते हैं तब जाके एसेट ऑब्सोलेट होता है। देखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज होके कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज? एक्सटर्नल कॉज बाहर की वजह से ये हो रहा है, जाहिर सी बात है ऑब्सोलेंस। सर मेरा एसेट तो बहुत अच्छा है लेकिन बाहर टेक्नोलॉजी बदल गई ना। ठीक है, आज अगर मैं यहाँ पे एसी ना लगाते हुए बाहर ऐसे कुछ पर्दे लगाऊं और उस पे पानी मारता बैठूं जिससे हवा आएगी तो ठंडी हवा बाहर आएगी, अच्छा लगेगा क्या? सर टेक्नोलॉजी के बाहर अपन बिठाए दो लोग जो कुछ नहीं कर रहे, मग्गे से पानी मार रहे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो सर यही हमारे लिए ऑब्सोलेंस है। और है ना, बहुत सारे लोगों को ये गंदी आदत होती है, ऑल ऑफ द अबव दिखा कि उसको ही टिक करते हैं। बहुत सारे लोगों का वैसा मानना होता है कि सर ऑल ऑफ द अबव आएगा तो ज्यादातर टाइम वही आंसर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? चलो उसके बाद आइए 323। हाँ, accumulated depreciation is example of accumulated depreciation मतलब provision for depreciation। टू accumulate मतलब depreciation को एक जगह इकट्ठा करना, और वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है। देखो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आइए 323 एवरीवन। चलो देखते हैं कितने लोगों को आता है। सब लोग ट्राई करेंगे, 30 सेकेंड्स। लेट्स सी। 8,90,000 फ्रेट एंड कार्टेज जोड़ेंगे क्या उसमें? ए भाई बोलो ना, जोड़ो। इंस्टॉलेशन जोड़ेंगे क्या? जोड़ो। इंश्योरेंस जोड़ेंगे क्या? नहीं। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू 40,000 माइनस करो और लाइफ है 5 साल, डिवाइड बाय 5 करो, देखो कितना आ रहा है। 177,400। सर इसमें हमारे लिए सीख क्या है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते समय अगर कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड पार्ट आता है तो वो वन टाइम नहीं है, वो बार बार होएगा। क्योंकि एसेट का इंश्योरेंस अगर निकालते हो तो क्या वो रिन्यू होता है? यस। तो वो वन टाइम पार्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेट। एसेट का पार्ट कौन सा है? एसेट जिसने परचेस किया वो तो है ही,
उसके साथ साथ एसेट परचेज करते समय इंसिडेंटल टू परचेज फ्रेट कैरेज वगैरह आपने पे किया, वो ऐड करो, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, और वो होने के बाद डिवाइड बाय करो नंबर ऑफ ईयर्स। समझ रहे हो कि नहीं? यस। तो देखिए 177400 आया क्या एवरीवन? प्लीज चेक। यस सर। आफ्टर दैट 325, ओरिजिनल कॉस्ट 1,50,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। व्हेन, ध्यान से फिर से एक बार, when the rate of depreciation is given, residual value doesn't make any sense। रेजिडुअल वैल्यू को भाव देने का नहीं, ठीक है? तो डायरेक्टली 10% WDV से, तो 1.5 लाख का 10%, पहले साल का डेप्री 15,000 माइनस करके फिगर 1,35,000, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 13,500 माइनस करके फिगर 1,21,500, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन 10% 12,150। दो एमसीक्यू, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। आप ये वाले एमसीक्यू में भी डेप्रिसिएशन ऐड करके भी करोगे तो आंसर इधर में से कोई तो भी आएगा। गलती करना नहीं, इंश्योरेंस इज रिकरिंग इन नेचर, तो वो पकड़ने का नहीं। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करने का, रेट नहीं है तो रेजिडुअल वैल्यू मेक सेंस। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, चलिए आगे बढ़िए सर। उसके बाद 328, सॉरी 19.6 इधर, let's see, if the original cost of the machine is 1 lakh, life 5 years, residual value 2,000, if the depreciation for fourth year as per SLM is 19,600, then the rate of depreciation per annum 20% is right answer। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है सर। टोटल कॉस्ट 1 लाख लेस स्क्रैप वैल्यू 2,000 divided by 5 is the rate of depreciation, is the amount of depreciation कितना? 19,600। ये उन्होंने निकाल के दिया, ठीक है? अभी आपको रेट निकालना है, तो रेट के लिए वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 1 लाख लेस स्क्रैप वैल्यू 98,000 इंटू 100। चेक करो अभी 19,600 डिवाइडेड बाय 98,000। अरे भाई स्क्रैप वैल्यू हटा के लेना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज द टाइम पास मिस्टेक। अगर आप लोग 1 लाख ले रहे हो तो गधे हो तुम, है कि नहीं? यस। तो 20% इज द आंसर। उन्होंने ये निकाल के दिया था, मैंने इसमें से सिर्फ 2,000 माइनस किया, 98 लिया, इंटू 100 किया, बस। बोलो, क्लियर है? यस। चलिए 329 एवरीवन। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट 12,60,000, सैलवेज वैल्यू, व्हाट इज सैलवेज वैल्यू? नहीं है नहीं ना, लेकिन यूजफुल लाइफ है 6 years, डेप्रिसिएशन फॉर द अंडर द सम ऑफ ईयर डिजिट। सम ऑफ ईयर डिजिट्स आपको है नहीं, ये वाला पार्ट मत करो, ठीक है? वो है नहीं आपको, तो वो वाला पार्ट छोड़ दो, वो वाला पार्ट नहीं किया तो भी चलेगा आपने। हाँ, और उसमें वैसे भी एरर है शायद। हाँ, ये वाला करो, चलो 333। ओरिजिनल कॉस्ट 25,20,000, सैलवेज वैल्यू माइनस करो 1,20,000, 24 लाख हो जाएगा। 24 लाख डिवाइडेड बाय 6, 25,20,000 माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6, वैल्यू इज 4 लाख। आ गया बरोबर? यस 334 एवरीवन।
Cost of the machine is 20 lakh. 2 years later, the book value is 10 lakh. Straight line percent of depreciation is. Yes. Anyone? कैसे करूं? हाँ? अरे देखिए, ये देखो, साल के शुरुआत में वैल्यू 20 लाख है, बोलो है ना? पहला डेप्रीसिएशन माइनस करके यहाँ फिगर, फिर दूसरा डेप्रीसिएशन माइनस करके यहाँ फिगर, ये वैल्यू आपको दी है, समझ रहे हो? तो सर आपको उन्होंने पूछा है ऐसा क्या रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होगा जिसको माइनस करने के बाद 2 साल बाद आपकी वैल्यू 10,000, 10 लाख। तो आप कोई भी चीज का एक ऑप्शन पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 20 लाख, मैंने 25% मेरा आंसर है, तो 20 लाख का 25% कितना होता है? पहले साल 5 लाख माइनस हुआ सर, बचे 15 लाख, और ओरिजिनल कॉस्ट है, दूसरे साल भी 5 लाख ही माइनस होगा, आ गया क्या 10 लाख? देखो, हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाने का और ऑप्शन से भी जाके आप आंसर निकाल, कितना सिंपल है। बस क्वेश्चन समझना जरूरी है कि ये क्या करना चाहिए। 25% सबको समझा? यस एवरीवन? अगर ये 25% समझ गया है तो 335 की तरफ जाइए एवरीवन। 335। एवरीवन 335। लेट्स ट्राई 30 seconds। A machinery with the original cost 10 lakh and nil salvage value acquired on 1st April 19, डेट को भाव देने का, with 4 years useful life was depreciated using straight line method. It was decided to sell the machinery on 1st October 22. ठीक है? और 1,20,000 पे 10 लाख की चीज प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं क्या यहाँ पे रेट है दिया हुआ? नहीं। तो मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले तो डेप्री निकालना है, तो डेप्री के लिए मैं क्या बोलूंगा? टोटल कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू नील, डिवाइडेड बाय 4। तो हर साल का डेप्री कितना? 2,50,000। बोलो आए ना? अभी ध्यान से देखिए, आपका 1 अप्रैल 19 से आपको जाना है 1 अक्टूबर 22 तक, तो मतलब 19-20 पूरा, 20-21 पूरा, बरोबर, और 21-22 भी पूरा सर। और 21-22 के बाद कितना महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। मतलब सर कहना है इसे 3.5 साल। एवरीवन प्लीज बोलो यार। तो 3 साल का डेप्री अगर हम लोग चेक करें 10 लाख में से, तो हर साल कितना था? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, और इधर आधा है, तो कहना है इसे 1,25,000। यहाँ 2,50,000, यहाँ 2,50,000, और यहां भी 2,50,000। तो 8,25,000 माइनस होगा क्या? तो 10 लाख में से 8,25,000 माइनस हुआ 1,25,000। 1,25,000 की चीज आपने कितने में बेची? 1,20,000। तो क्या मैं ऐसा बोलूं सर मेरे लिए 5,000 का लॉस हो रहा है? हाँ सर। एकदम सिंपल देखिए पब्लिक, ये देखो आपके लिए यहाँ पे बनाता हूं 10 लाख, पहला डेप्री लेस 2,50,000, बचा 7,50,000,
दूसरा डेप्री 250, बचा 5 लाख। तीसरा डेप्री 250, बचा 2.5 लाख। और चौथा जो डेप्री है वो साल का आधा 1.25, तो बचा 1.25। 1.25 की चीज मैं बेच रहा हूं 1,20,000 में, तो 5,000 का क्या हुआ? लॉस। एकदम सिंपल। ये तभी आएगा आप लोगों को जब आप लोग शांति से ये तय करोगे कि कितने साल का डिप्रिसिएशन। गेटिंग अ फेयर आइडिया? सिंपल क्वेश्चन इज देयर। यस, डन एवरीबॉडी? चलो, डन ना? 337 अगर 335 हो गया है तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट डेप्रिसिएट? लैंड ये तो छोटा सा नन्ना मुन्ना टाइम पास क्वेश्चन। 336, 337 एवरीवन? 3 लाख सर सिंपल। डिवाइडेड सर 15 लाख का एसेट है, 5 साल लाइफ है और नो सैल्वेज वैल्यू है। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 3 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स 3 लाख आंसर आ। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। लॉस का अकाउंट है ना, खर्चे का अकाउंट है। बिल्कुल सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएबल एसेट? देखो, लैंड नहीं, लाइफ स्टॉक नहीं, फॉरेस्ट नहीं, बिल्डिंग यस। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट विल बी फिक्स्ड इन नेचर if calculated which of the following method? डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं बदलती। कहा नहीं बदलती? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये सबको आ रहा है? तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ वाला क्वेश्चन नहीं है। आप भी पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, बट पढ़ना पड़ेगा। चलो 341 एवरीवन। 341 में क्या बोला गया है? डेप्रिसिएशन कब से शुरू होगा ये पूछे। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी विल कमेंस फ्रॉम। कब से कमेंस होगा? जिस दिन से स्टार्ट हो यूज करना, जिस दिन से यूज हो उस दिन से काउंट होगा सर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज। व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज। 18 आप लोगों को एमसीक्यू में ऐसा भी पूछा जाएगा। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगी, ठीक है ना? तो यहां क्या बोल रहे हैं वो? X परचेज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 जनवरी। परचेज भले ही 1 जनवरी को हुआ होगा, लेकिन अगर आप लोग देखोगे द मशीनरी वाज रिसीव्ड इन द फैक्ट्री ऑन 10 जनवरी। एसेट 10 जनवरी को आया भी, लेकिन when the asset is put to use, asset put to use कब हुआ? Was installed and put to use on 18 January. तो asset should be put to use on 18 January. तो depreciation shall start from 18 January. बताइए। हाँ सर सिंपल। यस चलो। हाँ, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई लाइफ फॉर डेप्रिसिएशन ऑन शिप फिशिंग वेसल्स। ये 10 साल, ये कंपनीज एक्ट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। कभी आया नहीं है, लेकिन एक आधे बार अपने मॉडल में है नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया गलती से तो याद रखिए कितने साल? 10 साल। ठीक है, ये ना मैं मेरे मन से बता रहा हूं ना कहीं, यहाँ ये कहाँ दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। 355 एवरीवन? Everyone, let's check 355. सर क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन गलत आ रहा है। आंसर भी गलत क्वेश्चन। A machinery was purchased on 1/4/2010
for 14,400 Sir, आपने and installation charges amounting to rupees 1,600. ठीक है. Expected lifetime is 8,000 hours. During the year 2010-11, the machine worked for 2,500 hours. The depreciation for the year will be. देखो एक काम करो, 14,400 ये वैल्यू है, इंस्टॉलेशन है 1,600. व्हाट इज द वैल्यू? 16,000 divided by how many hours the machine is work? 8,000 and 2,500. करो बोला. क्वेश्चन चुकला है. The answer is 5,000. Question is not wrong. इक्वल तो मतलब 356 सॉल्व. अच्छा 356 सॉल्व किया क्या मैंने? ओके 356 कर लो वही पहले. ठीक है ना. मेरे को लगा ये वाला बोल रहे थे आप. हाँ ये वाला देख लो. देखो पहले क्या करो, मशीनरी का वैल्यू देखो कितने का मशीनरी है. अभी तक आपने ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें क्या था, अमाउंट दिया हुआ रहता था, डेप्रिसिएशन भी निकालने के लिए अमाउंट ही यूज होता था. यहाँ पे क्या है, आवर्स दिए हुए. मतलब मेरा मशीन कितने आवर्स तक चल सकता है? मैक्स टू मैक्स 8,000 घंटे चल सकता है. और अभी तक कितना चला? 2,500 आवर्स. तो 8,000 के लिए 16,000 रुपीज लग रहे हैं, तो 2,500 के लिए कितना? सिंपली मैंने वैल्यू कर लिया और अमाउंट आ गई 5,000. चेक करो. तो मैंने कॉस्ट ली 14,400, उसमें स्क्रैप वैल्यू अपना इंस्टॉलेशन जोड़ा, तो 16,000 का एसेट हो गया. ये 16,000 का एसेट 8,000 घंटे चलेगा, तो एक आर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 रुपए. दिख रहा है? 16,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 2 रुपए. और मेरे कितने आवर्स चल रही है गाड़ी? 2,500 घंटे. तो 2,500 घंटे इंटू 2, तो सर कितना हुआ? 5,000. समझे का नहीं? यस यस. हाँ अभी उसके ऊपर वाले में क्या हुआ? अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज फॉर 2 लाख and sold at 1,40,000 after 2 years. 2 साल के बाद. If the depreciation is charged 10% on SLM, तो 2 लाख के ऊपर पहले साल का डेप्री 20,000, 1,80. दूसरे साल का डेप्री 20,000, 1,60. 1,60 की चीज आप बेच रहे हो कितने में? 1,40. तो अमाउंट हो गई 20,000 लॉस. 20,000 लॉस. एक जीरो कम था वहां पे. 2 लाख की चीज 2 साल का डेप्री माइनस करने के बाद अगर मैं 1,40,000 में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो 20,000 का मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ए भाई बोलो ना यार. गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. चलिए 357 सेम है सर. 22,000 का लॉस सर. लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%. बस वहां स्ट्रेट लाइन था, यहाँ WDV है. तो 2 लाख का पहले साल का डेप्री 20,000, 1,80,000. ये देखो यहाँ ऐसे होगा, 2 लाख माइनस पहले साल का 20 गया, 180. 1,80. दूसरे साल का 18 गया, तो 1,62,000. 1,62,000 की चीज 1,40,000 को बिकी, 22,000 का लॉस. 22,000 का लॉस हो जाएगा. 1,40,000 की चीज नहीं, 1,62,000 की चीज 1,40,000 हो जाएगी. ये बोलो भाई, हाँ सर. क्या ये क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन वाले लोग ऑनलाइन वाले लोग क्लियर है ये? यस. चलो गुड, आगे बढ़ो. बढ़िया. अभी ये पूरा क्वेश्चन है गाइस. चलो देखते हैं. एक तो भी आप लोगों को करते आता है क्या? देखेंगे. सर उन्होंने पहला बीट क्या पूछा है? 14-15 का डेप्रिसिएशन. चलिए 14-15 का डेप्रिसिएशन मतलब पहले साल का डेप्री है क्या? पढ़ो क्वेश्चन.
1 जनवरी 15 आप परचेज कर रहे हो, और देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। आप 1 जनवरी 15 को परचेस कर रहे हो, मतलब आपका ईयर हुआ 14-15, और आप जनवरी को परचेस कर रहे हो तो जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। कितने पे? 20 लाख। 30 लाख पे भी आएगा क्या? ठीक है। और थर्ड, अरे 30 ऊपर से क्वेश्चन है। हाँ। अ कंपनी परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 लाख ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के 30 लाख के ऊपर डेप्री, बरोबर। इट ऑल्सो परचेज सेकेंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी, बिल्कुल, एंड थर्ड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर, तो थर्ड के ऊपर नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकेंड के ऊपर आएगा। इसके ऊपर 3 महीना, इसके ऊपर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यहाँ 9 मंथ्स का डेप्री, यहाँ 3 मंथ्स का डेप्री, 10% दिया हुआ है। तो 30 लाख का 10% आजकल 3 लाख हो रहा है। 3 लाख इंटू 9/12, 225, 2,25,000 इसका, और 20 लाख का 10% 2 लाख, 3 महीने के लिए 50,000, बरोबर ना? तो 50,000 और 225, 275 इज द आंसर, सी। चेक करो एवरीवन। पहली मशीनरी परचेस हुई थी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेके आगे मैंने देखा तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन 30 लाख के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरी मशीनरी परचेस की 1 जनवरी को, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन 3 महीने के लिए कितना? 50,000, 10% के हिसाब से 50,000। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 2,75,000। 225 प्लस 50, 275। प्लीज बोलो, Yes, sir. आर वी क्लियर एवरीवन? Yes. यस। तो ऐसे ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और उसके ऊपर तीन चार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हर इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे 386 करके बताइए ना। छोटा वाला क्वेश्चन है। First March, July, कितने 9 Jane is the power 20% divided by 9 divided सर 1 जुलाई को मशीनरी परचेज हुआ है 14 लाख को, जिसके ऊपर 6 लाख का इंस्टॉलेशन एंड कैरेज है, वैल्यू हुई 20 लाख। 20 लाख का 20% आजकल 4 लाख हो रहा है। हाँ। और 31 मार्च को आप लोगों का ईयर एंड हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 लाख पूरे साल का, तो 4 लाख इंटू 9/12, 3 लाख। यस, 14 lakhs प्लस 6 lakhs, बरोबर, इंटू 20% इंटू 9/12, 3 लाख इज द आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आइए 387 एवरीवन। 387 परचेज प्राइस नहीं, द बुक वैल्यू ऑफ द सेट 145,800 आफ्टर चार्जिंग 3 years depreciation 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। सर 3 साल के बाद का वैल्यू दिया है, मतलब कैन आई से 145,800, यहां से मुझे ऊपर जाना है, यस और नो? व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट? ध्यान से देखिए सर, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। 145,800, क्या ये 10% वैल्यू माइनस करके आई हुई फिगर है? तो क्या मैं ऐसा बोलूं, इधर देखो, 145,800 ये 90% है, तो 100 के लिए कितना? देखो यहाँ 145,800 ये 90 है, व्हाट अमाउंट फॉर 100? बोलो, 145,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 1 लाख 162। सर यहाँ का वैल्यू आ गया, मतलब 1,62,000 में से आपने जब 16,200 हटाया होगा,
तब 145,800 आया होगा, चेक करो। हाँ सर। बरोबर। अभी फिर से अगला 162, ये 90 है, तो 100 के लिए कितना? 1,80,000। हाँ सर। सर इधर ऊपर 1,80,000 में से मैंने 18,000 हटाया होगा सर, तब जाके 1,62,000 आया होगा। अभी 180, ये 90 है, देन व्हाट अमाउंट फॉर 100? तो सर 2,00,000। 2,00,000, 2,00,000 में से मैंने 20,000 हटाया होगा सर, तब जाके 180 आया होगा। समझ। क्या किया मैंने? रिवर्स कैलकुलेशन। और जिनको ये रिवर्स कैलकुलेशन नहीं समझता, उन्होंने छुपा रास्ता क्या इस्तेमाल करना है? आंसर की तरफ से जाना है। सर ऑप्शन अगर ये 2,00,000 है, 2,00,000 से 3 साल का डेप्री निकाल के देखो, अगर 145 आ रहा है 800, आपका आंसर बरोबर है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, ही पड़वाट है, ठीक है। ये चीज जो है, ये आप लोग जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आती वो कर सकता है, जुगाड़ है। जुगाड़ से नहीं करना है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? लास्ट 388 एकदम सिंपल है ये भी। 8,90,000 मेरे ख्याल से रिपीट है शायद ये। हाँ 8,90,000 का एसेट है, 7,000 इंस्टॉलेशन 30, ये आएगा क्या? नहीं। नहीं। 5 साल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। वहां पे आपको देखो स्ट्रेट लाइन मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल का डेप्री क्या होगा? सेम। तो देखो वैल्यू क्या रही? 1,85,400। 185,400 जोड़ो ना, ये 890 में 7 जोड़ो, 30 जोड़ो, और डिवाइडेड बाय 5 करो, बरोबर। हाँ सर। 185 आ रहा है पक्का? हाँ सर। यस, चेक करो। तो आप लोगों का टास्क क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये सारे क्वेश्चन रीड करना, और इसमें से ये निकालते आता है क्या, ये चेक करना। ऐसे ये देखो, ये एक बड़ा क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, ये 5 क्वेश्चन है। यू कैन ट्राई, हर एक इसमें आप लोगों का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जरूर। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अभी आपको सिर्फ इसका एमसीक्यू का तैयारी करना। मैंने मैक्सिमम एमसीक्यू कवर करा दिए, थ्योरी के एमसीक्यू बहुत सिंपल है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आर वी क्लियर? यस सर। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए। आज के आज जो भी आप लोगों को नोट्स है, वो सारा नोट्स का सारे सम्स कवर कर लीजिए, आपका चैप्टर क्लोज। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो तो यहां रुकेंगे एवरीवन। प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को हर एक चैप्टर को ठीक से रिवाइज करना है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। मेरे क्वेश्चन